अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। आज हम देखेंगे ऑर्गन लेज़र फोटोकोएगुलेशन ट्रीटमेंट, यानी ऐसे मरीज़ जिनकी आंख में बीनाई डायबिटीज़ की वजह से ज़ाया हो जाती है या कम रह जाती है, तो बची हुई बीनाई को हम कैसे बचा सकते हैं। ये वो प्रोसीजर है जिसकी हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। इसमें एक पेशेंट जो अपना चिन रेस्ट रख कर सिटिंग पोस्चर में बैठा हुआ है, हम इसकी आंख में एक लेंस लगाते हैं और लेंस लगाने के बाद लेज़र बीम की मदद से आंख के पर्दे के ऊपर बर्न्स क्रिएट करते हैं। इन बंक्स को क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि वो एरिया जहाँ पे लीकेज है या जहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हुआ है या जो एरिया इंजर्ड है उसको हम उसकी लीकेज को रोक सकें या उस डैमेज एरिया को मुकम्मल तौर पे डिस्कार्ड कर सकें या उसको तलफ कर सकें, ताकि जो बचा हुआ रेटिना या बचा हुआ पर्दा है वो अच्छी तरह फंक्शन कर सके। इसकी सेटिंग्स में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एक पावर आती है, कुछ सेकंड का ड्यूरेशन आता है, कुछ इंटरवल की सेटिंग आती है। ये टेक्निकल सेटिंग्स होती हैं जो एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट खुद करता है और आपके पर्दे के ऊपर बंस को क्रिएट करता है। ऐसे केसेस जिनके अंदर बीनाई बहुत कम रह जाती है और उनके अंदर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी नज़र बढ़ती नहीं है, उनके अंदर ये ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। याद रखिए, जो इंजेक्शंस हम आंखों में लगवाते हैं वो इंजेक्शंस एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है, उससे बीमारी रुक भी जाती है, लेकिन उसके रिवर्स होने के चांसेस फिर भी रहते हैं। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें आंख का प्रेशर भी कई दफ़ा बढ़ जाता है और आंख की ऑप्टिक डिस्क की कमज़ोरी भी पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन इन केसेस के अंदर जिनमें हम लेज़र करते हैं, इनमें ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इफ़ेक्टिव रहता है और आंख की बिनाई ज़्यादा रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्दो लिटरेचर यही कहता है कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ये पता लगता है कि लेज़र का ट्रीटमेंट पेशेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली डिज़ीज़ को रोकने में या उसको ट्रीट करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसे पेशेंट जो इंजेक्शंस लगवाते हैं उनको भी बाद में ऑर्गन लेज़र ज़्यादातर मरीज़ों में करवाना पड़ता है। अब इस पेशेंट में जो ट्रीटमेंट जारी है उसमें एक लाइट बीम आंख के अंदर जा रही है। पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हुआ है, उसकी आंख में नम करने वाले ड्रॉप्स हमने डाले हुए हैं और उन नम्स ड्रॉप्स की मदद से पेशेंट उनकी लेफ़्ट आई ट्रीट हो रही है, जिसमें हम पेशेंट को मोस्टली पहले सर के ऊपर एक मास्क पहना जा देते हैं ताकि पेशेंट के बाल आंख की तरफ ना आए, और पेशेंट को एक स्ट्रिप लगाते हैं जो सर के पीछे लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट की सर की मोबिलिटी रुक जाती है। लेज़र जब स्टार्ट हो जाता है तो अंदर बंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को थोड़ी सी चुभन इनिशियली महसूस होती है, लेकिन फिर उसके साथ पेशेंट एडजस्ट कर जाता है। ऐसे पेशेंट जिनमें ज़्यादा सीवियर पेन हो या पेशेंट्स घबरा जाएं, हम उनका प्रोसीजर थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, उनको कंफर्टेबल होने का टाइम देते हैं। ये प्रोसीजर सेशंस की बेसिस के ऊपर किया जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर एक सेशन, कुछ में 2 सेशन और कुछ में 3 सेशंस भी करने पड़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें हम एक सेशन करते हैं, ज़्यादा पर्दे के ऊपर हम स्ट्रेस क्रिएट नहीं करते, उसकी हम प्रोग्रेस को देखते हैं। अगर एक सेशन से पेशेंट की अच्छी नज़र बढ़ जाए तो हम उसकी बाद दूसरा सेशन डिले कर देते हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें एक सेशन के बाद नज़र ना बढ़े और उनमें हमें डिज़ीज़ की एक्टिविटी अभी भी मौजूद मिले, तो उसके अंदर हम सेकंड ट्रीटमेंट या सेकंड सेशन को हम कंसिडर करते हुए दूसरी दफ़ा भी लेज़र करते हैं। उसका ड्यूरेशन फिर हम कम कर देते हैं ताकि डिज़ीज़ की एक्टिविटी को रोका जा सके। इसके ऐसे केसेस के अंदर जिनमें रेटिनल इंजरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है, ऐसे केसेस के अंदर भी ऑर्गन लेज़र पहले करने से सर्जिकल जो आउटकम है, पोस्ट सर्जिकल आउटकम, वो बेहतर हो जाता है। ऑर्गन लेज़र में ये 400 आपको पावर नज़र आ रही है, 0.10 ड्यूरेशन है और उसके बाद इसका 0.10 का इंटरवल है। 1572 स्पॉट्स इस पेशेंट को बर्न्स लग चुके हैं। ये इस सेटिंग से हमें पता लग रहा है। एक एमिंग बीम जो आंख में जा रही है, ये ग्रीन आपको फ्लैश सा महसूस हो रहा है। इस ग्रीन फ्लैश की मदद का मतलब ये है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है और उसका लेज़र से पेशेंट का ट्रीटमेंट जारी है। जब तक आपका सर्जन सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि आपके पर्दे के ऊपर लेज़र ट्रीटमेंट जितना उसको रिक्वायर्ड है उतना हो चुका है, उस वक्त तक ये लेज़र ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है। मोस्टली हम एक सीटिंग में 1500 से लेकर 1500 टू 1800 बर्न्स लगा देते हैं, जो कि सेफली लगाए जा सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनमें हमें रिपीटेड ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, उनके अंदर भी हमें बर्न की तादाद को कम या ज़्यादा करना पड़ सकता है। वो पेशेंट्स जो मैकुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी 2 किस्म का ट्रीटमेंट हम देते हैं। एक तो होता है फुल ऑर्गन लेज़र ट्रीटमेंट और दूसरा होता है जिसको हम एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट बोलते हैं।
PRP के नाम से। दूसरा ट्रीटमेंट आता है जिसको हम मैकुलर ग्रिड ट्रीटमेंट बोलते हैं, यानी वो हिस्सा आँख का जहाँ से नज़र कम हो गई थी और नज़र को बढ़ाने के लिए हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको हम मैकुलर ग्रिड ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। लेकिन वो पेशेंट्स जिनके अंदर एक्सटेंसिव डिजीज़ फैल चुकी है और हमने उस डिज़ीज़ की एक्टिविटी को रोकना या ख़त्म करना है, तो उन पेशेंट्स के हम PRP ट्रीटमेंट करते हैं। PRP ट्रीटमेंट एक लंबा ट्रीटमेंट होता है और उसके अंदर हमें काफ़ी सारे बंस एक ही दफ़ा में लगाने पड़ते हैं, ताकि हम डिज़ीज़ की एक्टिविटी जिसमें नियो वेसल्स बन चुकी होती हैं, लीकेज हो चुकी होती है, जो कि पेरिफेरल एरिया से सेंटर की तरफ आ रही होती है, हम उसको रोकते हैं। वो पेशेंट्स जिनमें मैकुलर एरिया यानी दरमियान वाला हिस्सा डैमेज होता है और उनको नज़दीक से नज़र आना कम रह जाता है या दूर की चीज़ों के अंदर उनको काले धब्बे नज़र आते हैं, उन पेशेंट्स में हम मैकुलर ग्रिड का ट्रीटमेंट या मैकुलर एरिया को ट्रीट करते हैं। मैकुलर ट्रीटमेंट के लिए लेज़र की सेटिंग मुख्तलिफ होती है, जबकि पेरिफेरल एरिया के लिए लेज़र की सेटिंग कुछ और सेटिंग के ऊपर हम ये प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं। इसमें ऐसे पेशेंट्स जिनको पोस्ट लेज़र नाउज़िया या वॉमिटिंग डेवलप हो जाए, उनको हम कुछ ऐसे मेडिसिन सिरप की फॉर्म में भी दे सकते हैं या टैबलेट की फॉर्म में भी देते हैं उन पेशेंट्स को, ताकि उनकी नाउज़िया या वॉमिटिंग को कम से कम किया जा सके। ऐसे पेशेंट्स में पोस्ट लेज़र ख़त्म होने के बाद आँख थोड़ी सी रेड हो जाती है, पेशेंट को ब्लरिंग होती है, धुंधला सा नज़र आता है, जो कि एक ट्रांजिएंट फेज़ में रहता है पेशेंट को, और आहिस्ता आहिस्ता वो फेज़ सेटल होने के बाद पेशेंट की जो आई है वो इम्प्रूव करना शुरू कर जाती है। ये प्रोसीजर टोटल 10 to 15 मिनट्स का होता है और इस प्रोसीजर को कंडक्ट करने के बाद पेशेंट्स अगले दिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसकी नज़र बढ़ेगी। इस प्रोसीजर का रिकवरी टाइम 2 to 4 वीक्स है, यानी आपने 2 से 4 हफ्ते इस प्रोसीजर को करवाने के बाद ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी नज़र के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। अगर तो आपकी 2 हफ्ते या 4 हफ्ते मतलब 2 to 4 वीक्स में अगर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए, तो दैट इज़ अ गुड साइन कि आपकी विजन इम्प्रूव हो रही है। इमीडिएट इम्प्रूवमेंट इस लेज़र के बाद नहीं है, ये डिज़ीज़ की एक्टिविटी को रोकता है और लॉन्गर ड्यूरेशन में या लॉन्ग रन में ये आपको ब्लाइंड होने से बचाता है। मेन पर्पस इस लेज़र का ये है कि आपकी आंख अंधेपन की तरफ मत जाए, ब्लाइंड होने से बच जाए। इसमें मेन पर्पस इसके लीकेज को रोकना और जो डेड एरियाज़ जो कि आपकी पर्दे के अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको तलफ़ करना है। वो पेशेंट्स जो ये लेज़र नहीं करवा सकते, उनके अंदर हमें पहले इंजेक्शन लगाना पड़ता है और इंजेक्शन की मदद से हमें रिपीटेड इंजेक्शन की मदद से हमें ये डिज़ीज़ की एक्टिविटी को रोकना पड़ता है। बच्चों में ये थोड़ा मुश्किल है प्रोसीजर कंडक्ट करना। बच्चों के अंदर अगर ये प्रोसीजर हमें करना हो तो हमें उनको या तो उनकी एडल्ट एज इतनी हो कि वो हमारे साथ कोऑपरेट कर सकें, या सेकेंडली उनको हमें एनेस्थीसिया या बेहोशी देनी पड़ सकती है। अब एक ऐसी कैटेगरी भी होती है जिसमें पेशेंट्स आँख के अंदर आँख को खोलते ही नहीं है या उनकी आँख नहीं खुल सकती, उनका अपनी आँख के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स के हम ब्लॉक लगाते हैं। ब्लॉक क्या होता है? आँख के इर्द गिर्द से सुन कर देते हैं और आँख की एक्टिविटी रुक जाती है, पेशेंट के कंट्रोल में आँख नहीं रहती, और ब्लॉक की मदद से हम आँख के अंदर PRP प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं। वो पेशेंट जिनमें ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा करना हो, हम उनके अंदर, और वो अनकोऑपरेटिव हों, ताउन भी नहीं कर सक रहे हों, तो हम उनके अंदर ब्लॉक का ट्रीटमेंट या ब्लॉक लगाने से सुन करके उसके बाद PRP का प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनमें कोई ब्रेक क्रिएट हो गया है या कोई डिफेक्ट क्रिएट हो गया और हमें ख़तरा है कि आँख के अंदर ये ब्रेक या ये डिफेक्ट पर्दे को डैमेज कर देगा, उन पेशेंट्स के अंदर भी हम ये लेज़र कंडक्ट करते हैं। इस लेज़र की मदद से हम उस रेटिनल ब्रेक को या डिफेक्ट को सील करते हैं और रेटिनल डिटैचमेंट से पेशेंट को बचाते हैं। फर्दर ट्रीटमेंट्स इसके जो आ जाते हैं वो आते हैं आँख की पुतली के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, खून की नालियाँ बन जाती हैं, उनको तल्फ या उनको डिस्ट्रॉय या ख़त्म करने में भी ये लेज़र बड़ा इफ़ेक्टिव होता है और इससे हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। उसका मकसद ये होता है कि बाद में अगर आप प्रोसीजर केराटोप्लास्टी करवा रहे हैं तो उसमें भी ये लेज़र आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप की रिकवरी या आपकी सर्जिकल सक्सेस बढ़ जाएगी। तो याद रखिए, वो पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के हैं और उनकी डायबिटीज़ ज़्यादा हो चुकी है, वो इस लेज़र को प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं, और अगर वो इंजेक्शंस लगवा चुके हैं तो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के तौर पे भी इस लेज़र से उनकी नज़र को बढ़ा सकते हैं या कम से कम उसको आँख को अंधा होने से या अंधेपन से बचा सकते हैं। वो पेशेंट जो ये लेज़र नहीं करवा सकते या उनको कोई इसमें दिक्कत है, उनके अंदर हम मुकम्मल सुन करके भी आँख को ये लेज़र कंडक्ट कर सकते हैं। इस लेज़र की इफ़ेक्टिवनेस या एफिकेसी टीका की निस्बत ज़्यादा है थोड़ी सी, क्योंकि ये डिज़ीज़ को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए
रोकने में मदद देता है। सेकेंडली, इसमें कोई पेनिट्रेशन नहीं है, यानी आँख के अंदर हम किसी नीडल से प्रिक नहीं कर रहे, हम इंजेक्शन में प्रिक करते हैं, जो कि हम इस केस में नहीं करते। इसमें सिर्फ एक लेंस होता है जो आँख के आगे रखा जाता है और जेल की मदद से, और लेंस रखने के बाद हम उसको कंडक्ट करते हैं। ये दो किस्म के लेंसेज होते हैं, एक जो वाइड फील्ड लेंस होता है जिससे हम पेरिफेरल या आँख का साइडों वाला पर्दे का हिस्सा ट्रीट करते हैं, दूसरा सेंट्रलिस्ट लेंस होता है जिसकी मदद से हम सेंट्रल मैकुलर एरिया जो कि मैग्नीफाइड हमें नज़र आता है, हम उसको ट्रीट करके आँख की बिनाई या आँख की नज़र को बचाते हैं। तो ये तो था कंप्लीट प्रोसीजर, उसकी डिटेल कि कैसे आप ऑर्गन लेज़र करवा के आँख की बिनाई को बचा सकते हैं या आँख की डिज़ीज़ को जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाती है उसको मज़ीद बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर इस प्रोसीजर में कोई पेन या कोई इरिटेशन या कोई हैज़र्ड्स इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं तो वो पेशेंट की आई मूवमेंट से ही आ सकते हैं, जिसमें लेज़र के गलत जगह पे लगने के चांसेस होते हैं और उसमें बिनाई के मुतासिर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे केसेस जो थोड़े से कोऑपरेटिव हों उनमें बिनाई मुतासिर नहीं होती, बल्कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करते हैं इस लेज़र को लगवाने के बाद। तो इसका टाइमली लेज़र का लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर डिलेड ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेज़र को लेट लगवाएंगे, तो फिर इस लेज़र का भी इफ़ेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा और आप डायबिटिक डैमेज को डिले ट्रीटमेंट की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो थी सारी डिटेल। होप आपको इससे फ़ायदा होगा और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू।